नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम से लगने वाले लेकिन अक्सर अनदेखे विषय पर बात कर रहे हैं। ऑफिस गॉसिप। हमारे पास ऑफिस गॉसिप द कॉफ़ी मशीन डायरीज का एक काफ़ी दिलचस्प हिस्सा है। ये हमें सीधे एक दफ्तर के माहौल में ले जाता है, खासकर उस कॉफ़ी मशीन वाले कोने में। अच्छा। जहाँ शाम होते होते मतलब एक अलग ही दुनिया बस जाती है। तो आज इसी स्रोत के सहारे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये दफ्तरों की कानाफूसी पड़ती कैसे है, क्या कहानियां बनती हैं और क्यों। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत देखे सिर्फ गॉसिप की कहानियां नहीं सुनाता। ये भी दिखाता है कि कोई भी बंद माहौल जैसे दफ्तर, उसका अपना एक सामाजिक ताना बाना कैसे काम करता है। कैसे छोटी छोटी बातें, नजरें या बस मुलाकातें वो बड़ी धारणाओं में बदल जाती हैं और फिर जैसे हवा में फैल जाती हैं। सही। स्रोत में कुछ किरदारों और उनके आसपास गढ़ी गई कहानियों के बड़े सटीक उदाहरण हैं, जो हमें दिखाएंगे कि भाई जो हम देखते हैं और जो उसका मतलब निकाला जाता है उसमें अक्सर कितना बड़ा फासला हो सकता है। तो स्रोत ये बताता है कि इस ऑफिस में जो कॉफी मशीन है वो सिर्फ कॉफी के लिए नहीं है, वो एक तरह से अनौपचारिक गॉसिप आवर का सेंटर बन गई है। अच्छा, एक तय जगह। हाँ, रोज शाम को करीब 4 बजे वहां एक महफिल सी जमती है, जैसे कोई फिक्स प्रोग्राम हो। और इस महफिल के 2 मुख्य किरदार हैं। एक है प्रिया, जिसे स्रोत में ऑफिस की खबरों का कागज कहा गया है। मतलब सारी खबरें वहीं से छपती हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी खबर सबसे पहले उसी के पास। और दूसरी है देबोलीना। राइट। ये दोनों अक्सर दूसरों की जिंदगी में, खासकर उनके निजी रिश्तों पर बड़ी बारीक नजर रखती हैं और बातें करती हैं। ये अपने आप में ही दिलचस्प है कि कैसे गॉसिप एक रस्म जैसी बन जाती है, एक तय समय, एक तय जगह। हाँ, यहाँ कॉफी मशीन वो स्टेज बन गया है और प्रिया जैसे किरदार, मतलब जिन्हें जानकारी फैलाने में मजा आता है या जो इसमें माहिर है, वो अनजाने में ही सूचना के, कह सकते हैं, गेटकीपर बन जाते हैं। गेटकीपर। हाँ, वो तय करते हैं कि कौन सी फुसफुसाहट कहानी बनेगी और किस रंग में रंगेगी। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक शक्ति का एक सूक्ष्म खेल भी है। बिल्कुल। चलिए पहली कहानी पर आते हैं जो इस कॉफी मशीन के पास बन रही है। रीता और अमित की कहानी। अच्छा। स्रोत के मुताबिक उन्हें ऑफिस के बाद एक आध बार साथ में टैक्सी लेते देखा गया है। बस इतनी सी बात, और गॉसिप की चक्की चलने लगती है। हाँ, जरा सी चिंगारी काफी है। और प्रिया इस चिंगारी को हवा देती है। वो बताती है कि रीता ने आज वही नीली ड्रेस पहनी है ओ, जो अमित ने पिछले महीने उसके जन्मदिन पर दी थी। अरे वाह। अब ये जानकारी प्रिया को कैसे मिली है कोई नहीं पूछता। गॉसिप में स्रोत कहाँ मायने रखता है। सही कहा। गॉसिप की दुनिया में खबर ही सच होती है, स्रोत नहीं। और फिर दिबुलीना आती है। वो इस कहानी में एक और कड़ी जोड़ देती है। क्या? उसने गौर किया कि कल लंच के टाइम रीता ने अपनी प्लेट छोड़कर अमित को अपने हाथ से केक खिलाया था। अच्छा। अब देखिए, 3 अलग अलग घटनाएं हो गई। साथ टैक्सी लेना, एक खास ड्रेस पहनना और केक खिलाना। हाँ, अपने आप में ये शायद मतलब सामान्य बातें हों। हाँ, लग तो सामान्य ही सकती हैं, लेकिन प्रिया और दिबुलीना के लिए ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। वो इन बिखरे हुए धागों को बड़ी सफाई से बुनकर एक पूरी रोमांटिक तस्वीर बना लेती हैं। स्रोत ये भी साफ करता है कि रीता और अमित ने कभी अपने रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, कोई इशारा भी नहीं दिया, पर उनकी हर छोटी बड़ी हरकत, हर नजर, हर मुस्कान, सबको इसी रोमांटिक कहानी के सबूत की तरह पेश किया जा रहा है। और यहीं पर मतलब इंसान के स्वभाव का एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है। कैसे अस्पष्टता या जहां जानकारी की कमी हो, वो अटकलों को जन्म देती है। हाँ, जहां तथ्य खत्म होते हैं, वहां कल्पना उड़ने लगती है। लोग अक्सर खाली जगहों को अपनी पहले से बनी धारणाओं या उम्मीदों या शायद अपनी दबी इच्छाओं से भर देते हैं। यहाँ रोमांस वाला एंगल शायद सबसे आसानी से दिमाग में आता है और फिर हर चीज उसी चश्मे से देखी जाने लगती है। इसे वो कन्फर्मेशन बायस कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, कन्फर्मेशन बायस। हम वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी थ्योरी को सही साबित करे। मतलब एक बार कहानी गढ़ ली, फिर हर चीज उसी कहानी को पक्का करने के लिए इस्तेमाल होती है। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोग जानबूझकर ऐसी अस्पष्टता बनाए रखते हो, खासकर ऑफिस जैसे माहौल में? ये भी एक संभावना है, बिल्कुल। दफ्तर का माहौल ऐसा होता है जहां निजी और पेशेवर जीवन की लाइनें थोड़ी धुंधली हो सकती हैं। कभी कभी लोग जानबूझकर रिश्ते को छुपाना चाहते हैं और कभी कभी शायद कोई रिश्ता होता ही नहीं, बस देखने वाले की नजर में होता है। सही बात। लेकिन जरूरी बात यह है कि ये जो गॉसिप नेटवर्क है, ये इन संभावनाओं पर विचार करने के बजाय अक्सर सबसे चटपटी या नाटकीय व्याख्या को चुनता है और उसे फैलाता है। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये करियर और रिश्तों के घालमेल को दिखाती है।
ये कहानी है सायमा और उनके बॉस मिस्टर मुखर्जी के बारे में। अच्छा। देवुलीना शायद थोड़ी जलन के साथ फुसफुसाती है कि भाई सायमा को प्रमोशन मिलने वाला है, जबकि पहले इस प्रमोशन के लिए किसी और का नाम चल रहा था। फिर वो एक चुपता हुआ ताना मारती है, आजकल प्रमोशन काम से नहीं घूमने फिरने से मिलते हैं। ओह, यहाँ घूमने फिरने का इशारा साफ तौर से बॉस के साथ ऑफिस के बाहर की नजदीकी की तरफ है। ये एक बहुत आम धारणा है और कई बार कड़वी सच्चाई भी होती है कि दफ्तरों में तरक्की हमेशा सिर्फ काबिलियत या मेहनत पर आधारित नहीं होती। पर्सनल इक्वेशन, बॉस के साथ तालमेल या जिसे लोग पॉलिटिक्स कहते हैं, वो भी रोल निभाते हैं। देबोलीना की ये टिप्पणी उसी शक और सिनिसिज्म को दिखाती है। शायद उसमें उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन भी शामिल हो। हाँ, हो सकता है। ये दिखाती है कि कैसे सफलता को आसानी से व्यक्तिगत रिश्तों से जोड़ दिया जाता है, खासकर अगर सफल होने वाली एक महिला हो। लेकिन तभी प्रिया, जो हमेशा कहानी में एक नया ट्विस्ट लाने को तैयार रहती है, वो एक अलग ही पहलू सामने रखती है। वो याद दिलाती है कि पिछले महीने जब बॉस बीमार थे, अस्पताल में थे, तो सायमा लगभग रोज उनसे मिलने जाती थी। अच्छा। हाँ, ये बात ऑफिस में कई लोग जानते हैं। प्रिया इसे सायमा की कोई चापलूसी नहीं बल्कि स्मार्टनेस मानती है। स्मार्टनेस कैसे? उसका तर्क है कि सायमा ने इस मुश्किल वक्त में बॉस का ख्याल रखा, उनका भरोसा जीता, सम्मान पाया और शायद प्रमोशन इसी का नतीजा हो। तो देखिए, सायमा का एक ही काम बॉस से मिलने जाना और उसकी दो बिल्कुल उल्टी व्याख्याएं। हाँ, बिल्कुल। एक नजरिए से ये चापलूसी है, अनुचित फायदा उठाने की कोशिश, घूमना फिरना। दूसरे नजरिए से ये मानवीय देखभाल है और समझदारी है, स्मार्टनेस, जिससे प्रोफेशनल रिश्ता मजबूत हुआ। सही। दोनों ही व्याख्याएं सायमा के असल काम के मूल्यांकन से हटकर उसके पर्सनल व्यवहार और इरादों पर फोकस कर रही हैं। इसमें जो बात उभर कर आती है वो ये है कि कार्यस्थल पर सही व्यवहार क्या है, इसकी परिभाषा कितनी लचीली और व्यक्तिपरक हो सकती है। हाँ, और ये भी कि एक ही घटना को लोग अपनी सोच और अपने पूर्वाग्रहों के हिसाब से कैसे रंग देते हैं। एक के लिए जो स्मार्टनेस है, दूसरे के लिए वही गलत तरीका। ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि दफ्तर में पेशेवर जिम्मेदारियों से परे जो व्यक्तिगत रिश्ते या इशारे होते हैं, जैसे किसी की बीमारी में खोज खबर लेना, उनको कैसे देखा और परखा जाता है, खासकर जब ये बॉस और कर्मचारी के बीच हो और बात प्रमोशन जैसी संवेदनशील चीज की हो। हाँ, ये तो है। क्या ये सिर्फ एक सहकर्मी का मानवीय फर्ज है या एक सोची समझी चाल? गॉसिप मिल इसे हमेशा शक की निगाह से देखने को तैयार रहती है, क्योंकि नेगेटिव कहानियां ज्यादा तेजी से फैलती हैं। और इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिसके बारे में बात हो रही है, बल्कि पूरे ऑफिस के माहौल और भरोसे पर पड़ता है। सही कहा। अब तीसरी कड़ी पर आते हैं, आकाश और मेघना। अच्छा। स्रोत बताता है कि ये दोनों ऑफिस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में हंसते बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स पर मदद करते हैं और अक्सर लंच भी साथ करते हैं। उनकी बातचीत और व्यवहार में कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये दोस्ती से ज्यादा कुछ है, मतलब एक नॉर्मल हेल्दी कलीग वाली दोस्ती। हाँ, दफ्तरों में ऐसी दोस्तियां अक्सर बन जाती हैं। काम का दबाव, एक जैसे लक्ष्य और लंबा समय साथ बिताने से सहकर्मियों के बीच एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है, जो जरूरी सहारा भी देता है और माहौल को थोड़ा हल्का और खुशनुमा भी बनाता है। लेकिन हमारी गॉसिप एक्सपर्ट्स प्रिया और देबुलीना इसे सिर्फ दोस्ती मानने को तैयार नहीं। उनकी अनुभवी नजरों में ये कुछ और है। हाँ, उनकी नजरों में ये दोस्ती असल में प्यार की पहली सीढ़ी है। प्रिया तो भविष्यवाणी भी कर देती है। ये दोनों समझते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर देखना, जल्दी ही इनकी ये दोस्ती कोई और मोड़ लेगी। आजकल पसंद की शुरुआत दोस्ती से ही तो होती है। ये उदाहरण दिखाता है कि गॉसिप कल्चर में खासकर विपरीत लिंग के लोगों के बीच गहरी और सिर्फ प्लेटोनिक दोस्ती को पचा पाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, सही कह रही हैं। ऐसा लगता है कि समाज, या कम से कम ये ऑफिस का कोना, हर करीबी रिश्ते पर रोमांटिक लेबल लगाने को उतावला रहता है। अगर दो लोग, खासकर पुरुष और महिला, एक दूसरे के साथ सहज हैं, खुश हैं, तो जरूर उनके बीच कुछ चल रहा होगा। ये न केवल उन दोस्तों के लिए अजीब स्थिति पैदा करता है, बल्कि ये एक तरह से स्वस्थ गैर रोमांटिक रिश्तों को भी शक के दायरे में ले आता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर रिश्ते को एक तयशुदा रोमांटिक खांचे में फिट होना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अधूरा है या नकली है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि हम रिश्तों की जटिलता
और उनकी विविधता को स्वीकार करने में अक्सर हिचकाते हैं। हाँ, गॉसिप अक्सर चीज़ों को बहुत सरल बना देती है, या तो दोस्त हैं या प्रेमी, बीच का कुछ नहीं, जबकि असलियत कहीं ज़्यादा बारीक हो सकती है। कहानी में फिर एक दिलचस्प मोड़ आता है जब गॉसिप करने वाले और जिनके बारे में गॉसिप हो रही है उनका आमना सामना होता है। अच्छा। रीता और अमित कॉफी लेने आते हैं, ठीक उसी वक्त जब प्रिया और देवोलीना उन्हीं के बारे में फुसफुसा रही थी। ओह, ऑकवर्ड मोमेंट। हाँ, उन्हें देखते ही दोनों बिजली की तेजी से टॉपिक बदल देती हैं। अब वो अचानक काम के बढ़ते दबाव और डेडलाइन पर गंभीर चर्चा करने लगती हैं। ये ऑफिस की दुनिया का एक क्लासिक सीन है। आमने सामने शिष्टाचार और औपचारिकता, और पीठ पीछे असली राय। इसे सामाजिक मुखौटा पहनना कह सकते हैं। लोग टकराव से बचने के लिए, या संबंध बनाए रखने के लिए, या बस माहौल को हल्का रखने के लिए ऐसा करते हैं। ये दिखाता है कि दफ्तरों में जो कहा जाता है अक्सर उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो नहीं कहा जाता। और प्रिया तो इस खेल में माहिर है। वो एक कदम आगे बढ़कर रीता की नीली ड्रेस की तारीफ भी कर देती है। अरे वही ड्रेस जिसे वो कुछ पल पहले अमित के गिफ्ट से जोड़कर कहानी बना रही थी। वाओ। रीता भी मुस्कुराकर धन्यवाद कहती है, लेकिन श्रोता एक बारीक चीज नोट करता है। तारीफ सुनते ही रीता की नजर एक पल के लिए अमित की तरफ घूम जाती है। अब कौन जाने इस नजर का क्या मतलब था। शायद वो भी जानती है कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। हाँ, और गॉसिप करने वाले इस नज़र को भी अपनी कहानी में एक और सबूत की तरह जोड़ लेंगे कि देखिए कुछ तो है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक बार शक का बीज पड़ जाए तो हर छोटी से छोटी हरकत को उसी शक की पुष्टि के तौर पर देखा जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया खुद को ही मजबूत करती रहती है। बिल्कुल। और जैसे ही रीता और अमित वहां से हटते हैं, प्रिया विजय भाव से देवोलीना की तरफ आंख मारती है और कहती है, क्या? समझी ना, यही ऑफिस है। यहाँ जुबान से ज्यादा बातें तो नजरें और खामोशियां करती हैं। कौन किसे पसंद करता है, कौन किसके साथ घूमता है, इस कहानी का कोई एक लेखक नहीं होता। हम सब मिलकर इसे लिखते हैं। प्रिया का ये वाक्य, हम सब मिलकर इसे लिखते हैं, ये अपने आप में गॉसिप की प्रकृति का सार है। ये स्रोत के अंदर से ही आई एक गहरी टिप्पणी है। ये इस बात पर जोर देता है कि गॉसिप सिर्फ घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से घटनाओं को अर्थ देती है, उन्हें एक कहानी में ढालती है, और कई बार तो वास्तविकता को गढ़ती भी है, कम से कम गॉसिप करने वालों के समूह के लिए। हाँ, उनकी अपनी सच्चाई। हाँ, वो वही सच्चाई देखते हैं जिसे वो खुद बनाते हैं या देखना पसंद करते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये कि ऑफिस गॉसिप सिर्फ फुर्सत का मनोरंजन नहीं है। ये सामाजिक वास्तविकता को आकार देने और समझने, या शायद गलत समझने का एक शक्तिशाली अनौपचारिक तरीका है। तो ऑफिस गॉसिप, दी कॉफी मशीन डायरीज के इन अंशों से हमने देखा कि दफ्तर की गॉसिप कैसे एक अनौपचारिक कहानी गढ़ने की प्रक्रिया है, जो अक्सर ठोस सबूतों के बजाय व्याख्याओं, अनुमानों और पहले से मन में बैठी धारणाओं पर चलती है। रीता अमित की संदिग्ध नजदीकी, सायमा के प्रमोशन के पीछे की कहानी और आकाश मेघना की सिर्फ दोस्ती नहीं, ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे बिखरी हुई अस्पष्ट जानकारियों को जोड़कर एक पूरी, अक्सर नाटकीय कहानी बुन ली जाती है। कॉफी मशीन वाकई सिर्फ कॉफी नहीं, कहानियां परोस रही है। सही कहा। ये स्रोत हमें दिखाता है कि एक सीमित दायरे वाले सामाजिक माहौल जैसे दफ्तर में कहानियां कैसे जन्म लेती हैं, कैसे फैलती हैं और कैसे जिंदा रहती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कार्यस्थल पर जो कुछ देखते या सुनते हैं उसमें कितनी हकीकत होती है और कितना लोगों का अपना बनाया हुआ सच होता है, जो शायद उनकी अपनी असुरक्षाओं, इच्छाओं या पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। ये भी साफ होता है कि कार्यस्थल पर धारणाएं, परसेप्शंस कई बार तथ्यों से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती हैं, खासकर अगर उन्हें लगातार हवा मिलती रहे। और ये भी कि किसी के व्यवहार का मतलब कितना ज्यादा संदर्भ पर, कॉन्टेक्स्ट पर और देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करता है। एक ही हरकत किसी के लिए स्मार्टनेस है तो किसी के लिए चालाकी। निश्चित रूप से। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जब हम ये समझ जाते हैं कि दफ्तर जैसी जगहों पर देखी सुनी बातों के कितने अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं और कितनी आसानी से कहानियां बन सकती हैं, तो क्या इससे हमारे अपने कार्यस्थल पर बातचीत को देखने, समझने या उसमें हिस्सा लेने के तरीके पर कोई असर पड़ना चाहिए? सोचने वाली बात है। या फिर अगली बार जब हम कॉफी मशीन के पास कोई चटपटी कहानी सुने, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि इस सुनाई जा रही कहानी के पीछे और कौन सी अनकही,
अनदेखी कहानियां छिपी हो सकती हैं। उन आवाज़ों का क्या जो गॉसिप में शामिल नहीं हैं?